हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर शबास। सो इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक पीएचपी की सीरीज स्टार्ट करने वाले। तो इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि बैकएंड कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी HTML CSS यानी फ्रंट एंड के साथ, और डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं डेटा यानी अपनी स्टैटिक वेबसाइट को कैसे हम बैकएंड के साथ कनेक्ट करके बिल्कुल उसको बैकबोन कैसे देते हैं। तो हम उसको इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन सीरीज़ में। हम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से हम PHP सीखेंगे और इसके अंदर वेबसाइट्स भी बनाएंगे। एंड पे हम जो है इसके साथ एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा, और इस सीरीज़ के एंड तक आप लोग को इतना आइडिया हो जाएगा और इतना आप लोग लर्न कर लेंगे कि आप लोग एक वेबसाइट बना सकें और उसका बैकएंड भी कर सकें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये PHP की इंट्रोडक्शन की वीडियो होने लगी है, और इसी वीडियो से हम अपनी सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट किसी के सामने शोकेस किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाई है और उसको आप किसी के सामने शोकेस कर रहे हैं। तो जब आपने उनको वेबसाइट दिखाई होगी, फ्रंट एंड दिखाया होगा वेबसाइट का कुछ इस तरीके का, तो उन्होंने ये बोला होगा कि भाई इसका बैक एंड है या नहीं है, और अगर है तो किस लैंग्वेज पे बना। तो आप लोगों के जहन में भी सवाल आया होगा कि भाई ये बैक एंड क्या है, ये किस भला का नाम है, मैं तो फ्रंट एंड सीख रहा था, ये बैक एंड क्या चीज़ है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने लगे हैं कि बैकएंड क्या होता है। देख लेते हैं कि हमारे पास बैकएंड वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ AWS कंसोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे हमारे पास यूज़र ईमेल मांग रहा है ये, और AWS अकाउंट नेम मांग रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस दो और अकाउंट नेम दो, ठीक है, जिस आप अकाउंट से आपने लॉगिन साइन अप किया था। ठीक है, तो अब देखने को बज़ाहिर तो ये एक फ्रंट एंड लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसके पीछे जो हम ईमेल डालेंगे और अकाउंट नेम डालेंगे, उससे जो वैलिडेशन लगी होगी वो सिर्फ बैकएंड पे लगी होगी। वो हमें यूज़र पैनल पे नज़र नहीं आती, बल्कि वो आती है, मतलब वो बैकएंड पे होती है, और आम यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं बैकएंड। यानी आपका जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर अपनी कोई एप्लीकेशन वगैरह फिल करते हैं, तो उस केस में जब वो ईमेल कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता ही होगा ऑब्वियसली, तो वो जो स्टोरेज का काम है, स्टोरिंग का काम है, वो करता है हमारे पास बैक एंड। फ्रंट एंड सिर्फ UI होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि PHP हमारे पास क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ PHP, और जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास एक PHP की वेबसाइट आती है। ठीक है, तो अब मैं इसके इंट्रोडक्शन पे चेक कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन क्या कहता है ये। तो ये कह रहा है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी इसकी फुल फॉर्म जो है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। और ये एक वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी ये बहुत वाइडली यूज्ड है, बहुत जगहों पे यूज़ होती है, और ओपन सोर्स है, यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती PHP को यूज़ करने के लिए। और जनरल पर्पस है, हर किस्म के पर्पस के लिए भी यूज़ होती है ये। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है? तो हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज होती है बैकएंड की लैंग्वेज। एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है कि वो पूरी एक ही साथ जो है, वो एक साथ जो है हमारे पास कंपाइल होती है, यानी पूरा एक ही साथ में पूरा कोड रीड हो जाता है उसमें। और वो बेसिकली ये हमारे पास ज़्यादातर जो है मशीन लर्निंग में काम आती है, और मतलब कॉम्प्लेक्स वेब्स में या फिर बैंकिंग एप्लीकेशंस में ज़्यादातर काम आती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ होती है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज होती है और सिंगल लाइन बाय लाइन चलती है ये। तो ये स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। ये वही बात कह रहे हैं कि ये वेब में ही एम्बेड होती है और HTML में इजीली एम्बेड हो जाती है, यानी वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सूटेड है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे HTML का कोड है, बिल्कुल सिंपल सा, आप लोगों ने देखा ही होगा। ब्रॉयल प्लेट का ये कोड है, और जैसे ही हम इसके अंदर बॉडी के अंदर एक PHP का टैग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं इको हाई आई एम अ PHP स्क्रिप्ट। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा आई एम अ PHP स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब ये जो PHP है बेसिकली, अब हमारे पास, अब मैं इस फॉर एग्जांपल इनकी ही वेबसाइट पे मैं डेवलपर कंसोल पे चले जाता हूँ,
और मैं देखता हूँ यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स यानी पूरी इसकी एचटीएमएल शो हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं भी पीएचपी या फिर कोई बैकएंड की लैंग्वेज का कोड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सिर्फ मुझे एचटीएमएल नज़र आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बैकएंड लैंग्वेज कभी भी जो है ब्राउज़र पे ऐसे नज़र नहीं आती। ये सिर्फ बैकएंड पे ही होती है, सिर्फ कोड को पता होता है कि आपके पीछे मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कौन सी बैकएंड लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो ये फ्रंट एंड पे ये कभी भी स्क्रिप्ट नुमाया नहीं होती। हाँ, अगर आप अलग से इको करके आप उसमें वर्डिंग प्रिंट करो तो वो आप अलग बात है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग प्रिंट होगी, सिर्फ पूरी लॉजिक प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर भी अब बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन पीएचपी डू। पीएचपी इज मेनली फोकस्ड ऑन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी ये सर्वर के ऊपर चलती है। हाँ, लेकिन ये लोकल होस्ट पे भी चल सकती है, यानी आपके कंप्यूटर पे भी चल सकती है। तो इसके लिए आपको लोकल होस्ट का कोई भी सर्वर आपको लाजमी चाहिए होगा। वैसे तो मेनली ये सर्वर साइड पे चलती है, यानी जो जैसे डोमेन होस्टेड हुई हुई है ना, गूगल पे एक होस्टेड डोमेन है, उसके ऊपर रजिस्टर हुई हुई है एक पूरी वेबसाइट, और उसमें फिर पीएचपी या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड है, तो यानी ये सर्वर पे चलती है। वैसे तो ये अब यहाँ पे कह रहे हैं इट कैन डू एनीथिंग एनी अदर सी जे प्रोग्राम सच एज कलेक्ट फॉर्म डेटा। ये वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि फॉर्म डेटा कलेक्शन होती है, इसमें डायनामिक पेज कंटेंट हम कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कुकीज़ कुकीज़ भी मैनेज कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी पीएचपी कर सकती है। तो पीएचपी की रिक्वायरमेंट ये है, ये विंडोज़ पे भी चल सकती है, मैक ओएस, रिस्क ओएस, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये चल सकती है। अब पीएचपी में दो तरीके के प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रोसीजरल होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो डेवलपर की अपनी चॉइस है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करे या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करे। तो इसको भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ है ये। तो यानी ये हम इसको थोड़ा और डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक इसकी बेसिक यहीं तक थी इंट्रोडक्शन इसका, बाकी वो डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग के वैसे भी समझ नहीं आएगा, हम इसको बाद में डिटेल अपने ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि है पीएचपी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, हम इसकी लाइव एग्जांपल कहाँ से ले सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पीएचपी को यूज़ करती हैं। तो अब आप लोगों ने मशहूर ज़माना एक नाम सुना होगा पीएचपी का, ओ सॉरी वर्डप्रेस का, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है पूरी की पूरी A to Z पीएचपी पे बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग को मैं वर्डप्रेस के बारे में बताता चलूँ, अगर आप लोग को नहीं पता, तो वर्डप्रेस बेसिकली एक वेबसाइट का एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप जो है वेबसाइट्स बना सकते हैं और उनमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, वो कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, उनमें वर्डप्रेस यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है तकरीबन 70% वेबसाइट्स को हैंडल कर रहा होता है, यानी 70% वेबसाइट्स वर्डप्रेस से ही बनी हुई हैं, और वर्डप्रेस पीएचपी से बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं पीएचपी का कितना ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है फेसबुक की, ठीक है। तो फेसबुक भी जो है हमारे पास पीएचपी में ही बना था, जब वो इनिशियली आया था मार्केट में, जब न्यू न्यू फेसबुक लॉन्च हुआ था। तो ये जो है पीएचपी पे ही इसी की शुरुआत हुई थी। जब याद है आप लोग को फीचर फोन्स आया करते थे, कीपैड वाले फोन्स, तो उसके अंदर हमारे पास फेसबुक होती थी, हम उसको ओपन करते थे, तो उसके अंदर जो है ऑब्वियसली पीएचपी ही यूज़ हुई हुई थी। अब जाके ये एडवांस हो गई है, इसने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी हैं, लेकिन ये इनिशियली फेसबुक जो है पीएचपी पे ही इनिशियलाइज हुई थी। अब तीसरी मिसाल मैं ले लेता हूँ अपनी वेबसाइट की, जो कि है डेली इनसी। तो ये भी हमने पीएचपी पे भी बनाई है, जो कि सॉरी वर्डप्रेस पे बनाई है, जो कि पीएचपी ही यूज़ करती है बैकएंड पे। तो ये भी एक पीएचपी की ही वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग पीएचपी सीख लेते हैं तो आप लोग बैकएंड डायनामिक वेबसाइट्स इजीली बना सकते हैं। ईआरपी सिस्टम्स इस पे बनते हैं, और एडमिन पैनल्स इस पे बनते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी, तो ये सारी पीएचपी पे भी बनती हैं। अच्छा, तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि बात भाई आपने जो है बता तो दिया है कि पीएचपी की ये वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट हैं, और कितनी सारी वेबसाइट्स को पावर करती है, तो हम सीखे क्यों पीएचपी, हमें क्या ज़रूरत है पीएचपी सीखने की, हम नोट जेएस क्यों नहीं सीख लेते हैं, हम डॉट नेट क्यों नहीं सीख लेते। तो इस चीज़ का मैं आपको आंसर देने लगा हूँ।
तो अगर आप लोग पीएचपी सीखते हैं तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनर्स हैं, तो आप लोग को इसका सिंटैक्स बहुत इजी लगेगा। क्योंकि इजी लगेगा ही क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, इजीली एम्बेड हो जाता है एचटीएमएल में। आगे जाके हम लोग इसको पीएचपी को कवर करेंगे तो आप लोग को लगेगा बिल्कुल हाँ भाई सही बात है, पीएचपी का सिंटैक्स बहुत इजी है। पहला हमारा पॉइंट है पीएचपी का इजी सिंटैक्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसकी होस्टिंग्स बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को होस्टिंग्स का नहीं पता, जहाँ पे जो वेबसाइट होस्ट हो रही होती है, जैसे ये भी वेबसाइट हमारे पास होस्ट हुई हुई है, तो होस्टिंग्स इसकी बहुत ही चीप होती हैं। इस वजह से लोग ज़्यादातर पीएचपी को कंसिडर करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है फ्रीलांसिंग। आप लोग को पता है आजकल हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो पीएचपी जो है फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग को पीएचपी कंसिडर करने चाहिए क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। और सीएमएस डेवलपमेंट में भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। ये मतलब ज़्यादातर इसी पे बनते हैं जैसा मैंने आपको बताया। और पांचवा पॉइंट जो है कि आपको क्यों पीएचपी सीखना चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है लारावेल, ठीक है, जिसको हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। लारावेल बेसिकली जो है पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है और बहुत ही वाइडली यूज्ड हो रहा है इन 2026, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और बहुत सारे मतलब ये इसका भी जो है मतलब बहुत पॉपुलर। अच्छा, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस चीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपने इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जैसी वीडियोस अपलोड होंगी वैसे ही आप लोगों ने साइड बाय साइड इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप लोग को पीएचपी जल्दी समझ आए और डेली प्रैक्टिस से आपकी पीएचपी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो एंड पे मैं इस वीडियो के यही बोलना चाहूँगा, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं और तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप लोग स्पैम करें आई एम रेडी फॉर पीएचपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।